बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर 6 का जो वाटर वर्क एंड एनर्जी है, टॉपिक नंबर 7 मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस किया था। अब रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ऐसे सोर्सेज जो रन आउट ना हो, कोयले की तरह, ऑयल की तरह या गैस की तरह, जो रिसाइकल ना हो सकें या उसकी लिमिट जो है कुछ में हो, तो इस किस्म के जो सोर्सेज हैं उनको रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज नहीं कहेंगे। अब जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें से जो मेजर हमारे पास आ रहा है वाटर और सनलाइट आ रहा है। अब वाटर और सनलाइट के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे। पहले बुक के मुताबिक वाटर है, लेकिन सन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो सूरज से रोशनी हमारे तक आ रही है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं, और पहले तो शॉर्ट था, अब इसका जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अच्छा, डायरेक्टली भी यूज़ कर रहे हैं और इनडायरेक्टली भी यूज़ कर रहे हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहा, गंदा नहीं कर रहा। इसका बहुत बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है, जैसे कि हमने पहले कोयले में, ऑयल में या गैस की बर्निंग के प्रोसेस में देखा था, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, जिसमें से पोल्यूशन वगैरह एक मेजर फैक्टर था, जबकि इसके अंदर पोल्यूशन वगैरह का इशू नहीं आएगा। एक और पॉइंट, अगर हम देखते हैं कि जो सूरज से हमारे पास एनर्जी आ रही है तो वो रीज़न है फूड और फ्यूल की प्रोडक्शन के। अगर हमारे पास फूड और फ्यूल बन रहा है तो वो सूरज की रोशनी आ रही है तो बन रहा है, अदर तो नहीं आएगी तो ये प्रोडक्शन नहीं होगी। ये हमने लास्ट जो नॉन ड्यूरेबल कोयले वाला पढ़ा था, कोयला वगैरह हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ा था, उसमें भी डिस्कस किया था कि फ्यूल की जो प्रोडक्शन है वो सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब ये सारे के सारे उसके मरूने मिन्नत है। तो इसके अलावा जो हमारे पास है, अगर हम एक पॉइंट देखें कि सोलर एनर्जी जितनी आ रही है हमारे पास, उसकी कुछ फ्रैक्शन, कुछ हिस्सा किसी प्रॉपर वे से हम उसको यूटिलाइज कर लें और इस काबिल बनाएं कि वो एनर्जी हमारे इस्तेमाल में हो सके, स्टोर हो सके, तो हमें किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि सूरज से इतनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है हमारे तक जो कि वेस्ट हो रही है। अगर हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो हमें किसी भी दूसरी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो सूरज है वो सोर्स ऑफ लाइफ का एक अल्टीमेट पार्ट है। अगर ये नहीं है तो कह सकते हैं कि हमारे पास जिंदगी, कह नहीं सकते, है ही ऐसा है कि हमारे पास ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी ही पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब एनर्जी जो है हम वाटर से गेन कर रहे हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि बड़ी इकोनॉमिकल है, ये बड़ी चीप है। ठीक है, जैसे कि अगर हम डैम्स वगैरह बनाते हैं तो डैम्स बनाना जो कि हम किसी सूटेबल पॉइंट पे बनाते हैं, दरिया समंदर के रास्ते में, कोई भी जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ पे साइंटिस्ट जो ऑब्जर्वर इंजीनियर्स होते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे सूट करता है डिफरेंट रीजन से, तो उसके मुताबिक डैम्स को कंस्ट्रक्शन होती है। जब डैम होता है तो इससे हमें फ़ायदा करता है, एक तो फ्लड जो है वो कंट्रोल हो जाता है कि अगर कहीं सैलाब वगैरह आता है तो डैम्स बने होते हैं, वहाँ पे पानी को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, पानी आगे जाएगा नहीं और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम अपनी मर्जी के थ्रू जो है उसको पानी को फ्लो करवाएंगे और हमारे पास जो डिस्टर्बेंस और तबाही होनी थी वो उससे बच जाएगी। फिर इसको हम इरिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, इसको फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के भी यूज़ करते हैं, और जो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी वो बगैर किसी प्रॉब्लम्स के हो रही है, मतलब बगैर कोई मसला, इसमें कोई ख़राबी या कोई डिस्टर्बेंस या एनवायरनमेंट ख़राब होना या पोल्यूशन क्रिएट होना या किसी भी किस्म का जो इशू है वो इसमें नहीं होता। तो इसके अलावा जो एनर्जी फ्रॉम वाटर है, अब सोलर हाउस हीटिंग, अब ये अगर देखें तो ये एनर्जी फ्रॉम सन का कह सकते हैं कि ये हिस्सा है कि हम ये जो सूरज से एनर्जी उसी को गेन कर रहे हैं, उसका आगे क्या प्रोसीजर है, क्या पॉइंट है, वो चीज़ें। सोलर एनर्जी यूज़ जो है वो नया नहीं है, ये हमें शुरू से इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करते रहे, लेकिन घरों के अंदर और कमर्शियल लेवल के अंदर ये काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि ये जो मेथड है ये न्यू है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हम सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम है, इसके अंदर अगर देखते हैं तो इसके बेसिक 3 पार्ट हैं। एक कलेक्टर है, एक स्टोरेज डिवाइस है और एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये 3 हिस्से हैं सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम के अंदर, जिसके थ्रू हम ये सारा प्रोसीजर वर्क करवाते हैं। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, हम मतलब करेंगे क्या, इसको हम यूज़ कर सकते हैं सोलर कुकर्स के अंदर,
सोलर डिस्टिलेशन प्लांट के अंदर और सोलर पावर प्लांट के अंदर, मतलब कुछ पकाने के लिए या फिर वाटर डिस्टिलेशन प्लांट के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट के लिए, इनको हम इन चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ के सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो है वो क्या है। अब सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम बेसिकली हमने जो पहले बताया कि ये 3 पार्ट्स हैं। एक कलेक्टर जो सोलर रेज को कलेक्ट करता है, फिर इसके बाद स्टोरेज डिवाइस जो वो रेज कलेक्ट कर रहा है। स्टोरेज डिवाइस में 2 टर्म्स यूज कर सकते हैं, एक रेज को स्टोर कर रहा है और दूसरा टर्म यूज होगी कि जो वाटर हीटअप होगा उसको स्टोर कर रहा है। फिर थर्ड पॉइंट आएगा कि वो जो वाटर स्टोर हुआ है, हीटअप हुआ है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें और अपने अपने जो स्पेसिफिक टास्क हैं, पर्पस हैं, उसके लिए इसको यूज करें। तो यहाँ पे आते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल सूरज है, सूरज से हमारे पास जो रेज और रेडिएशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट के ऊपर पड़ रही है, ये ग्लास प्लेट है, ठीक है, ये रेज इसके ऊपर पड़ रही है। अब ये जो रेज यहाँ पे आ रही हैं, ये हमारे पास ग्लास है। अच्छा, अब ये जो रेज हैं, हमने क्या किया, ये मिसाल के ऊपर एक ये नीचे ट्यूबिंग हुई है। अगर ये ट्यूबिंग अगर हमने कभी देखा हो तो फ्रिज के पीछे भी इस तरह से रेज बने होते हैं, जिस तरह से ये रेड कलर की लाइनिंग हुई है, तो इसी तरह से पाइपिंग हुई होती है। उन पाइप्स के अंदर एयर जो है वो मूव कर रही होती है, इन पाइप्स के अंदर जो है वो वाटर मूव करेगा। अच्छा, अब क्या होगा कि इसके अंदर हमने क्या किया, ये जो ग्लास है इसको इसके ऊपर कवर कर दिया। अब ग्लास कवर करने से क्या होगा, जो हीट बाहर से आ रही है वो स्टोर हो जाएगी। अब हीट मतलब जो रेडिएशंस हैं वो इसने एब्जॉर्ब कर ली। अब जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो गई है वो बाहर नहीं निकल रही। अब वो बाहर ना निकलने की वजह से जो ये कॉपर ट्यूबिंग है और इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल की कोटिंग की हुई है, ये उसके ऊपर किया हुआ है, अगर हम उसको क्या कर लेते हैं, कलर कोई इस तरह का यूज़ करते हैं, डार्क कलर यूज़ करते हैं या फिर ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा वो ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर उस पॉइंट से हमारे पास क्या होगा, ये जो यहाँ से कोल्ड वाटर आता है, ये इसके ऊपर कोटिंग होने वजह से उसको ये करेगा, हीट अप करेगा, कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, अभी पॉइंट है कि उसके ऊपर जब ग्लास की तय है, बज़ाहिर अगर कभी विंटर सीजन हो, वहाँ पे रेडिएशंस कम आ रही हो, क्लाउडी वेदर हो, तो उस टाइम भी अगर कम रेडिएशंस भी आ रही होंगी तब भी ये सिस्टम वर्किंग करेगा। क्यों, वो कम जो रेडिएशंस होगी वो उसको भी स्टोर करेगा और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा और यूटिलाइज करने के बाद अपनी वर्किंग करेगा। अब इसमें प्रोसीजर क्या है, अच्छा पहला ये है कि रेडिएशंस को कलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये कलेक्टर का जो मतलब वो काम कर रहा है, ये कलेक्टर के तौर पर बिहेव कर रहा है और रेडिएशंस जो है उसको कलेक्ट कर रहा है। अब कलेक्ट करके एब्जॉर्ब होंगी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी, ये इसके ऊपर मतलब ये ट्यूबिंग सिस्टम है, मतलब ये ट्यूबिंग जो है ये इस तरह से ये फॉर एग्जांपल मूव कर रही है। ये ट्यूब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना ये ट्यूब है कि जिस तरह से अगर हम देखते हैं ये ट्यूब गई, ये ट्यूब गई, ये ट्यूब गई, इसके ऊपर हमने एक ग्लास की सरफेस रख दी जिसको कलेक्टर का नाम दिया। उन्होंने रेडिएशंस को अब्जॉर्व किया, रेडिएशंस अब्जॉर्व करने के बाद यहाँ से रेडिएशंस बाहर नहीं जा रही। अब यहाँ पे जो ट्यूब्स गुजर रही हैं इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। अब ये जब पानी फ्लो कर रहा होगा तो ये रेडिएशंस की वजह से वो हीटअप कर देंगे। अब ये रेड लाइन्स हैं ये हीटअप वाटर को शो करें कि हॉट वाटर है, यहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है। यहाँ से अगर हम देखते हैं ये क्या है, पंप है, ये पंप है। अभी जो पंप है वाटर को आगे इधर यहाँ पे पंप कर रहा है। अब यहाँ से जब पानी इधर आता है तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है मतलब सॉरी स्टोरेज डिवाइस है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पानी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो पानी है वो हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि पीछे से कोल्ड वाटर आ जाएगा। अब यहाँ पे पीछे अगर देखते हैं तो यहाँ से कन्वर्ट होता होता पानी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टोरेज की टर्म हमने यूज़ की थी वो दो तरह से हमने कहा था कि ये जो रेडिएशंस को स्टोर कर रहा है, दूसरा ये किस चीज़ को स्टोर कर रहा है। अगर हम दूसरी टर्म यूज़ करते हैं, जो वाटर हमने गर्म करके दिया था जो आया उसको हमने स्टोर कैसे करना है, एक वो चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। अब जो हीट एक्सचेंजर आ रहा है मतलब अगर वाटर स्टोरेज का कह लें, जिस तरह से हमने वो किया होता है गीजर्स वगैरह होते हैं, गीजर्स के अंदर एक पोर्शन बनाया होता है कि गर्म पानी यहाँ पे
ठीक है। तो गर्म पानी को हम जब अपनी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक टाइम के बाद ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसकी इंसुलेशन वगैरह हुई होती है कि पानी कुछ देर तक गर्म दे। अब यहाँ पे जब गर्म पानी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगाओ। अब दो पर्पज़ है हीट एक्सचेंजर का काम, दो तरह से है कि मतलब अगर तो ये गर्म पानी ठंडा हो गया इसको दोबारा वापस भेजिए, गर्म करके वापस भेज दें। अब दूसरा काम हीट एक्सचेंजर में यहाँ पे लगा हुआ है, अगर हम चाह रहे हैं कि अपने घर को गर्म करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ठंडी हवा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, हीट एक्सचेंजर लगाया, यहाँ से हमने क्या किया जो है ठंडी हवा यहाँ पे भेजी। अब ठंडी हवा जो है यहाँ पे हीट गर्म पानी की वजह से ये जो होगा गर्म हवा होगी तो वो ठंडी हवा होगी उसको क्या करेगा, गर्म कर देगा, और गर्म हवा जो है वो वापस आएगी और वो क्या कर देगी, वो जो आपका रूम या जो भी घर वगैरह होगा उसको गर्म कर देगी। इसकी एग्जांपल आप चलें कि जब आप कूलर लगाते हैं वहाँ पे पानी के ज़रिए से सर्कुलेशन करवाते हैं, पानी ठंडा होता है तो उस वजह से आपका जो कमरा होता है वो ठंडा होता है, और अगर पानी गर्म होगा तो वो जो क्या कहते हैं आपका रूम या जो भी जगह होगी वो गर्म हवा देगा और वो भी गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हीट एक्सचेंजर। अच्छा, फिर इसके बाद टैप वगैरह या ये लगी हुई है, टैप वगैरह लगी हुई है, तो यहाँ पे पानी गर्म भी यूज़ करना चाह रहे हैं अपने किचन में, वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए या जिस भी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो हम उसको गर्म पानी भी डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसी तरीके से पानी को डिस्टिल भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो हमारे पास पॉइंट था कि इस गर्म पानी को अगर मज़ीद हम हीट अप करते हैं तो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। पॉइंट हमारा इसको जस्टिफाई करना है, इसलिए इनकी एक्सप्लेनेशंस में नहीं जा रहे। तो इस तरीके से हम सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम के अंदर। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है कि पानी को जो मतलब ये जो बाकी पॉइंट्स बता रहा हूँ कि हमारे पास जो ये वायर्स और ये जो मतलब ट्यूबिंग हुई होती है कि इसके अंदर पानी को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करना है, तो इसके लिए पाइपिंग सारी जगहों पे की जाती है, स्टोरेज डिवाइस ये सारी चीज़ें इन चीज़ों को लेके चली होती है कि गर्म पानी आ रहा है, ठंडा पानी जा रहा है और इसका क्या प्रोसीजर है, इसका क्या तरीका है, क्या है, जो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा अभी का पॉइंट है सोलर सेल है, वो भी सन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारे पास आता है कि सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है इसको हमने पहले ही कहा है कि हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास आता है कि सोलर सेल जो है इसको हम फोटो सेल का भी नाम देते हैं। अच्छा, जो हमारे पास सोलर एनर्जी आ रही है सोलर सेल के ज़रिए से, जिसको हम फोटो सेल भी नाम दे रहे हैं, इसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ये हमें अब तो लेटेस्ट है, बड़ा इजी है, इस तरह कोई मुश्किल नहीं है पॉइंट समझाना कि हमारे पास सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स वगैरह घरों में लगे हुए हैं। सोलर पैनल्स क्या हैं वो आगे अभी पॉइंट क्लियर करता हूँ। खैर, सोलर एनर्जी को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर सेल के जरिए से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सोलर एनर्जी को। अच्छा, इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? यूज़ जो हम कैलकुलेटर्स में कर सकते हैं, वॉचेस में करते हैं, टॉयज़ में इसको सोलर एनर्जी को जो कि सोलर सेल के ज़रिए से करते हैं। अब ये जो सोलर सेल है बना किसका हुआ है? सिलिकॉन वेफर्स का बना हुआ है। अब ये सिलिकॉन वेफर्स को अगर वायर्स के थ्रू इकट्ठा करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सोलर पैनल्स बनाते हैं। ये जो पॉइंट आ रहे थे कि सोलर पैनल्स क्या हैं, तो सोलर सेल्स को जब ज्वाइन करते हैं या इकट्ठा कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बना देते हैं? सोलर पैनल्स बना देते हैं। अब ये जो सोलर पैनल्स हैं इसको बड़े पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर टेलीफोन बोर्ड में यूज़ करते हैं, लाइट हाउसिंग वगैरह सिस्टम में यूज़ करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में यूज़ करते हैं, और सैटेलाइट को पावर देने के लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब इन पर्पज़ के लिए हम सोलर सेल्स को यूज़ कर रहे हैं, सोलर सेल्स को और सोलर पैनल्स को। सोलर सेल्स ही बेसिकली इसका कम्बिनेशन जो है वो सोलर पैनल। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है विंड एनर्जी। अच्छा, विंड एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मेथड है ये नया नहीं है, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया है सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते रहे हैं, कोई नया तरीका नहीं है। अच्छा, पहले बात कि विंड क्या है हमारे पास? मूविंग एयर। मूविंग एयर जो होती है उसको हम विंड का नाम देते हैं और मूविंग एयर भी हमने पीछे डिस्कस किया था, ये भी एक एनर्जी की टर्म है और इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। मिसाल के तौर पर हम समंदरों के अंदर सेलिंग शिप के लिए इसको यूज़ करते हैं, विंड मिल्स जो कि ग्राइंड करती है ग्रेन्स को उसके लिए यूज़ करते हैं, और इसको टरबाइंस को टर्न आउट करवाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें, अगर हमने कोई चीज़ पीसनी है, ग्राइंड करनी है, तो भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। पहले वक्तों में तो खैर बड़ा इसका रोल था कि शिप्स वगैरह जो थी उनकी सेलिंग वगैरह करनी होती थी, तो उसके लिए यूज़ होती थी। और अभी भी जो है हमें जो
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो विंड के थ्रू कर रहे हैं। अब इसके मुताबिक अगर हम देखें तो अमेरिका के अंदर 1300 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो रही है पर डे, एक फॉर एग्जांपल अगर हमने पावर प्लांट लगाया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम यूरोप के अंदर देखते हैं तो 100 मेगावाट्स जो है डेली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उनके एक एक फॉर्म के अंदर। तो इसी तरह मतलब अगर हम देखें तो कितने उनके फॉर्म्स होंगे। अच्छा, फॉर्म्स मींस क्या है कि विंड एनर्जी, जो विंड एक वो पॉइंट है उसको अगर हम मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं तो वो विंड फॉर्म बनाएगा। उस एक विंड फॉर्म के अंदर जो अमेरिका का है उसके अंदर इतना हो रहा है, और एक किसी मतलब सब में नहीं, कुछ में विंड फॉर्म में इतना हो रहा है, कुछ विंड फॉर्म में यूरोप के इतनी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। अब जियोथर्मल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो इसके नाम से पहले पॉइंट क्लियर करेंगे। जियो मीन्स इंटरनल अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, कि जो इंटरनल अर्थ है उसकी वजह से जनरेशन ऑफ एनर्जी, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसके थ्रू अगर हम देखते हैं, मतलब अगर ज़मीन के थ्रू देखें, ये हमें इतना ज़्यादा गर्म पानी देता है कि जितना गीज़र भी नहीं देता और हॉट स्प्रिंग्स वेदर भी हमें नहीं दे रहे होते। अगर हम ज़मीन के अंदर जाते हैं नीचे वाले हिस्से में तो कुछ मॉर्टन पार्ट होता है, पिघला हुआ हिस्सा होता है ज़मीन का, उस हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? मैग्मा का। जो मॉर्टन पार्ट जो ज़मीन के अंदर मौजूद है उसको हम मैग्मा का नाम है। मतलब इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वो गर्म होने की वजह से वो जो पत्थर वगैरह हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, उसको मैग्मा का नाम दे देता है। अब जो पानी ज़मीन के अंदर जाता है, जिस तरह से अगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसको ज़मीन है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका ड्रिलिंग किया है। ड्रिल करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ठंडा पानी अंदर भेजा है। अब ठंडा पानी ज़मीन का जो गर्म हिस्सा मैग्मा है वहाँ से एवेपोरेट होके ऊपर को बाहर आएगा, और इस गर्म पानी को, स्टीम को हम अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्टली हॉट वाटर को यूज़ कर सकते हैं, या कुकिंग वगैरह, या जिस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना चाहें। तो इस हॉट वाटर को जो हम यूज़ करते हैं, जो स्टीम में कन्वर्ट होता है, इसको हम जियोथर्मल एनर्जी का नाम देते हैं, जो असल में हमारी मेन हेडिंग है। तो इसके बाद एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास मतलब क्या है कि प्लांट्स वगैरह देखते हैं, एनिमल वेस्ट देखते हैं, तो ये बायोमास है। अब इसको जब जलाते हैं तो जलाने से हम क्या करते हैं, एनर्जी को गेन कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं गार्बेज देख रहे हैं, फार्म वेस्ट देख लें, शुगर कैन वेस्ट देख लें, या दूसरे जो पौधे हैं उनका वेस्ट देख लें, इसको हम यूज़ करते हैं पावर प्लांट को रन अप करवाने के लिए। तो इसी तरह से हम ये जो बायोमास है इससे डायरेक्टली बर्निंग के ज़रिए से मतलब फ्यूल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम पावर प्लांट को रन अप करवाने के लिए भी जो है वो यूज़ करते हैं। और जो इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ हैं वो जंगल के अंदर से फॉरेस्ट वगैरह का वेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, या उधर से जो भी चीज़ें हैं वो बाग वगैरह को बर्निंग करने से, या फिर वुड वेस्ट जो है उसकी बर्निंग से जो है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, और अपनी तकरीबन आधी जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडस्ट्रीज इसी के थ्रू भी प्रोड्यूस कर रही हैं, और कर भी सकती हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकती हैं। अच्छा, जो एनिमल्स का वेस्ट है, या डेड प्लांट्स का वेस्ट है, या डेड एनिमल्स का वेस्ट है, जब ये आपस में मिक्सचर बनाते हैं और इनकी डिकम्पोजिशन होती है तो गैसेस रिलीज करते हैं। उन गैसेस का जो मिक्सचर होता है वो हमें क्या दे रहा होता है, मीथेन गैस देता है। अब ये जो मीथेन गैस है इसकी थ्रू हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी इस मीथेन गैस को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे घरों में सुई गैस आ रही है वो बेसिकली मीथेन गैस ही है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैस एनर्जी इक्वेशन जो है हमारे पास, बड़ा छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लग रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जितने भी एनर्जी की टर्म्स हैं कहीं तो कहीं ना कहीं से लिंक कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? जैसे हमने कहा था हमारे पास जो फ्यूल्स वगैरह हैं वो डिपेंड कर रहे हैं सूरज के ऊपर, तो सूरज जो है वो इसी रिलेशन की बेस पे काम कर रहा है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे हम पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी जो हैं वो इसी के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं हमारे, और जो सूरज से एनर्जी आ रही है, उन दोनों के अंदर इसी रिलेशन पे वर्किंग हो रही है। ये क्या रहा है रिलेशन, ये क्या है, इसी पे वर्किंग हो रही है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम कुछ हिस्सा मैस का यूज़ करते हैं
तो वो कुछ हिस्सा मैस का अगर हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के अंदर, तो उसके अंदर जो एनर्जी एमिशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि इसका आइडिया हम ऐसे लगा सकते हैं, सूरज के ऊपर यही रिलेशन को यूज़ करते हुए मैस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर। अब जो मैस कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर, इतने सालों से, बिलियंस ऑफ ईयर से जो सूरज से एनर्जी है वो हम तक आ रही है, और उसका सिर्फ कुछ हिस्सा हम यूटिलाइज कर रहे हैं, बाकी हिस्सा वेस्ट हो रहा है। अब जो हिस्सा यूटिलाइज कर रहे हैं उसी की मरून मिन्नत हमारे पास ज़मीन पे जो लाइफ है वो पॉसिबल है, अदरवाइज लाइफ ही पॉसिबल ना हो। इसके अलावा जो हम पावर प्लांट्स हैं, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वहाँ पे क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है उनको हम क्या कहते हैं, मैसेस को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी के अंदर, और वो जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है वो एनर्जी इसी रिलेशन के थ्रू कन्वर्ट होती है और इतनी ज़्यादा एमिट करती हैं। अच्छा, ये ई एनर्जी है जो कि इक्वल होगी मैस और स्केल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के प्रोडक्ट के। अब ये जो मैस MSC स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁸ 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड होती है। मतलब इसका प्रोडक्ट लेंगे मैस के साथ तो हमारे पास एनर्जी आएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा होगी। अब इसके अंदर हम एक और पॉइंट इसका कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो मैस है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म है किसकी, एनर्जी की, कि एनर्जी को कंप्रेस करते गए वो करते गए तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, मैस की एक फॉर्म अख्तियार कर लेती है। तो आसान फार्म हम कह सकते हैं मैस जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म एनर्जी की, और E=mc²। इसके थ्रू हम इतनी चीज़ें कर सकते हैं जो अभी तक हम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम मूव अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक बॉडी हूँ, मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मैस को एनर्जी के अंदर, लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मेरा बॉडी जो इस जगह से फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंट्री जाना चाह रहा है, जिसको हम बाजार कहते हैं, हम गायब होके चले गए, तो अगर मेरा बॉडी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इधर से शिफ्ट होके वहाँ पे किसी दूसरी जगह पे जाता है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, और जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो जहाज से पहले हमारा बॉडी वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो हमें जहाज ये ट्रैवलिंग व्हीकल्स वगैरह जो है इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कि हम अपने मैस को उस एनर्जी में कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करने के बाद हम दोबारा उसको वापस उसी फॉर्म में लाने के काबिल हो सकें। और जब ये चीज़ हो जाएगी तो एक बहुत ही बड़ा इंकलाब और एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट और अचीवमेंट होगी, जो कि बज़ाहिर अभी तो नहीं है लेकिन इस इक्वेशन के थ्रू पॉसिबल है। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।